अभी मुस्तफ़ा से मेरी बात हो रही थी ये ऑडिट के कॉम्पिटेंस और इंडिपेंडेंस पे, तो हमने सोचा कि व्हाई नॉट लेट्स टर्न ऑन द कैमरा। तो और मुझे अब याद भी आया कि मैं किस तरीके से ये बात किया करता था कि देखें, ऑडिटर के लिए दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, द लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन एक चीज़ होती है ना जिसको हम कहते हैं कॉम्पिटेंस, काबिलियत। हाँ, कि ऑडिटर का काबिल होना, कॉम्पिटेंट होना, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होना। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है विच इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंस, यानी उसका गैर जानिबदार होना, न्यूट्रल होना, इम्पार्शल होना। हाँ, ताकि वो ज़ाहिर है उसने एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन देना है फाइनेंशियल्स पे और ऑब्वियसली पब्लिक इंटरेस्ट उस पर। तो दो चीज़ें, जैसे एक जज के लिए होता है कि जज की काबिलियत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ना व्हेन यू नो डिसाइडिंग, और जब वो फैसला सुन रहा होता है सारी चीज़ें। और एट द सेम टाइम जज की ज़ाहिर है इंडिपेंडेंस भी बहुत ज़रूरी है कि उसका चचा भतीजा या उसका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट ना हो विद द मुलजिम। तो ये दो चीज़ें, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अब सवाल ये कि अगर कभी इन दोनों में टाकरा हो जाए कि यार इनमें से किसी एक को चुनना पड़े, यानी एक पे अगर हम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, तो वो क्या चीज़ होगी। तो एक स्कूल ये कहती है कि नहीं, कॉम्पिटेंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप ज़रा सोचें कि कॉम्पिटेंस कितनी भी हो, काबिलियत कितनी भी हो, अगर एक शख्स की गैर जानिबदारियत, इंडिपेंडेंस, उसकी ऑब्जेक्टिविटी वही कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, फिर तो यानी वो जज जो फैसला सुना रहा है, और वो चाहे कितना काबिल हो, उसका एक्सपीरियंस कुछ भी हो, हाँ, कैसा भी जज हो, लेकिन वो उसका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं उसके साथ अलाइन हुआ है उस मुलजिम के साथ, तो आप बोलोगे यार वो इंडिपेंडेंस गई तो सब गई। इंडिपेंडेंस ओवर द होल इसेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑडिट इज़ ओवर, फिर ऑडिट बचा ही नहीं ना, ये मसला है। यानी कॉम्पिटेंस और इंडिपेंडेंस में भी कभी टाकरा हुआ तो इंडिपेंडेंस पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ना ऐसी कोई फॉर्म है कि आपको लगता है कि यार इसमें ये थोड़ा बहुत इनका एक्सपीरियंस कम लगता है बट दे आर कंप्लीटली न्यूट्रल एंड इम्पार्शल, तो बोलेंगे यार ओके लेट्स गो फॉर दिस फॉर्म रादर देन जो दूसरी फॉर्म जो दिखने में उसके पास ग्लोबल एक्सपीरियंस सारी चीज़ें, बट उसकी जो इंडिपेंडेंस है वो कहीं ना कहीं। खैर मैंने बहुत ज़्यादा बोल लिया, लेट्स। अच्छा, आज हमारी इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम थोड़ी प्रैक्टिकल बात करें। बुकिश नॉलेज तो चल रही होती है, तो प्रैक्टिकल कई बार ये चीज़ें आ रही होती हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में काफ़ी हद तक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। पहले हम बात करते हैं अनलिस्टेड कंपनीज यानी अनलिस्टेड क्लाइंट जो ऑडिट फर्म के साथ आते हैं। तो पहले तो अक्सर ये होता है कि ऑडिटर के साथ सीईओ इतना कनेक्शन नहीं रखता, उसके साथ जो सीएफओ जो हेड ऑफ फाइनेंस होता है उसका कनेक्शन होता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि भाई कई बार एक कंपनी है, उसका रेवेन्यू पहले था 10 अरब, अब हो गया 20 अरब। इतना ज़्यादा सेल्स रेवेन्यू बढ़ गया तो ट्रांजैक्शंस कितनी बढ़ गई होंगी। तो अब ऑडिटर जाता है यार सीएफओ के पास, भाई मेरी फीस बढ़ा, सीधी बात है इतनी ट्रांजैक्शन बढ़ी है, चलो 100% रेवेन्यू बढ़ा है, आप 100% नहीं बढ़ाओ तो 50% तो फीस बढ़ाओ। तो आगे सीएफओ भी अपनी शर्तें रख देता है। वो कहता है एक शर्त पे फीस बढ़ाऊंगा, पहले फला ये जो 3 ट्रांजैक्शन है ना इसमें थोड़ा हाथ हल्का रखना। यानी फॉर एग्जांपल वो जो इन्वेंटरी की ट्रांजैक्शन है जो कि उसूलन एनआरवी पे आ जानी चाहिए, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी का मसला सबको पता है, तो आपको इसको राइट डाउन करना था, यार इसको राइट डाउन मत कर या थोड़ा इस पर हाथ हल्का रखना। अब सवाल ये है कि ये सीएफओ ऐसी बात क्यों कह रहा है, क्योंकि अगर ऑडिटर ने इसको राइट ऑफ कराया, इस इन्वेंटरी को, स्लो मूविंग इन्वेंटरी है उसको राइट ऑफ कराया, तो एक तो पीएनएल में हिट आएगी और दूसरी हिट आएगी इन्वेंटरी पे, यानी पीएनएल डेबिट और इन्वेंटरी क्रेडिट, इन्वेंटरी भी कम हो जाएगी। जब इन्वेंटरी कम हो जाएगी तो सीएफओ ये कहता है कि हमारे करंट इन्वेंटरी इज करंट एसेट, तो हमारे करंट रेशियोज इफेक्ट हो जाएंगे और हमने बैंक से इतना बड़ा जो लोन लिया हुआ है, इतनी बड़ी फाइनेंसिंग की हुई है, तो सारे कोवेनेंट्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो बैंक हमें लोन देना बंद कर देगा या हमारे से लोन विड्रॉ कर लेगा, तो पूरा क्लाइंट ही बैठ जाएगा। तो अब देखें साइकिल कैसे चल रहा है कि ऑडिटर ने क्लाइंट को संभालना है और क्लाइंट ने बैंक को संभालना है, ताकि ये पूरी साइकिल चलती रहे, पूरी साइकिल चलती रहे। तो ये तो अनलिस्टेड कंपनी की मैंने बात कर दी। इसी तरह लिस्टेड कंपनी में क्या होता है, पाकिस्तान के अंदर जो मेजॉरिटी लिस्टेड कंपनीज हैं, अच्छी खासी लिस्टेड कंपनीज ऐसी हैं जिसमें 80% या 85% या 82% शेयर सेट के हाथ में पड़ा हुआ है, एक पार्टी के हाथ में 80% शेयर है, तो अब उसका कितना इंटरेस्ट होगा। तो वो भी सीएफओ से फुल टाइम कनेक्टेड होते हैं और कई बार वो बोलते हैं कि हमें इतने अरब का प्रॉफिट शो करना ही करना है, मार्केट में इतना प्रॉफिट लेकर आना है, आप कुछ भी करो। अब सवाल ये है कि इतना बड़ा प्रॉफिट रिपोर्ट करने का ऑर्डर ऊपर से क्यों आ रहा होता है, ये भी एक सवाल है। क्योंकि शेयर्स किसके पास है, मेजॉरिटी सेट के पास है और सेट का इंटरेस्ट अलाइन है, और सेट ने ईयर एंड के फौरन बाद राइट इशू करना है। ज़रा गौर से सुनिएगा। तो अब राइट इशू करने के लिए आपको अच्छे प्रॉफिट्स और अच्छे ईपीएस दिखाओगे तभी तो अच्छा राइट इशू होगा। लेकिन यहाँ तालिब इल्म के जहन में एक बड़ा अच्छा सवाल आता है, सर राइट इशू तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के होता है, तो अगर 80% शेयर होल्डर मैं सेट हूँ, मेरे पास ही है, तो राइट इशू के 80% शेयर तो मेरे घर पे ही आएंगे, तो मैं अपना ही फाइनेंस वापस डाल रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता। होता यह है कि जब ये राइट इशू होता है ना, तो पहला राइट तो एग्जिस्टिंग शेयर्स के पास ही होता है, एग्जिस्टिंग ओनर्स के पास ही होता है। लेकिन एग्जिस्टिंग ओनर क्या करते हैं, जो मेजर शेयर होल्डर होते हैं, वो अपने उस राइट को रिजेक्ट करते हैं, तो वो सारे के सारे शेयर्स अंडर राइटर्स की झोली में आके गिरते हैं और फिर वहाँ सेटिंग होती है, वहाँ से फाइनेंस जनरेट होता है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में ऑडिटर को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखानी थी, लेकिन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बात
कि उसको अपने आप को हमेशा प्रोटेक्ट करना होता है, जिस तरह के उसके उस ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो उसको हमेशा प्रोटेक्ट करता और है। उसमें ये भी है ना कि हाउ टू से नो प्रोफेशनली, कि ऐसा नहीं कि हर चीज़ पे यू हैव ब्लैक एंड वाइट थिंग, क्योंकि ऑडिट में तो आप पढ़ते हैं उसकी डेफिनेशन ये कहती है ना कि यू प्रोवाइडिंग रीजनेबल एश्योरेंस, तो इसका मतलब एंड देन अगेन एन ओपिनियन, इट्स नॉट अ गारंटी, ऑडिट इज नॉट अ गारंटी, इट्स जस्ट अ ओपिनियन। तो इसका मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, और बहुत सारी अकाउंटिंग में आप देखते हो इट्स बेस्ड ऑन अजम्पशन, बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स, बेस्ड ऑन जजमेंट। तो जजमेंट तो इधर से उधर भी हो सकती है, थोड़ा सा रिलैक्स भी कर सकते हैं, सही ना, ये वाली बात तो नहीं कह रहे कि बिल्कुल ही आप कंप्लाइंस नॉन कंप्लाइंस कर लो, तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो यही आपको, ये जैसे इन्होंने कहा ना कि यू हैव टू रन द होल साइकिल, द होल इकोनॉमिक सिस्टम, तो उसमें आपको प्रोफेशनली उसको कैसे नो कहना है, कि यानी इट्स कॉल्ड अ विन विन थिंग, कि यार मैं अपनी फर्म को भी किस तरह बचा लूँ और एट द सेम टाइम मेक योर क्लाइंट हैप्पी। और वहाँ जो ये कह रहे हैं कि यार प्रॉफिट ये दिखा दो, वो तो ज़ाहिर अकाउंटेंट के हाथ में होता है ना, कुकिंग ऑफ क्या है वो, हाउ टू कुक द बुक्स। एक और बात मैं यहाँ बोलूँगा कि जो इन्होंने कहा ना, जो खेलने का एरिया होता है ना, वो एस्टिमेशन वाला एरिया होता है। तो हम अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी कि IFRS वर्सेस US गैप में, तो IFRS है ज़्यादा प्रिंसिपल बेस्ड, तो प्रिंसिपल बेस्ड के अंदर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है ही। जैसे मैंने कहा था ना कि गाड़ी स्लो चलाओ, तो ये प्रिंसिपल है, और गाड़ी 30 पे चलाओ, 30 की स्पीड पे, तो ये रूल है। तो यहाँ जब प्रिंसिपल बेस्ड है तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो यहाँ थोड़ी गेम हो सकती है। हाँ, फिर कहीं ऐसा हो जाता है कि भाई टाइम पीरियड के, चलो सही इस साल ना करो, नेक्स्ट ईयर यू कैन डू इट, तो इस साल जो है वो हमारी सारी सेटिंग हो जाएगी, तो टाइम पीरियड में खेल लिया, अजम्पशंस में खेल लिया, देयर सो मेनी थिंग्स जिसमें तो ये वो चीज़ें हैं जो अक्सर आप लोग बुक्स में नहीं पढ़ रहे होते, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आप जाते हो तो आपको ये सारे इस तरह के कॉम्प्रोमाइज़ेज और थोड़ा करना पड़ रहा होता है। दैट्स इट। चलें भाई, अपना ख्याल रखें, हैव अ ग्रेट इवनिंग नाउ, थैंक यू।